मैं मंगलेश्वर गुप्ता आज नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास है बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए सब्जेक्ट है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस। आपका मैं ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका ये जो सब्जेक्ट है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है, एक इसका पेपर है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में बैंकिंग काफ़ी ब्रॉड रोल प्ले करता है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि विदाउट बैंकिंग आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऑपरेट कर पाना या कि फिर जिन्हें संचालित कर पाना मुश्किल है या कि फिर नामुमकिन जैसा है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके पास पैसे पड़े हैं आपकी जेब में, लेकिन उन पैसों को कहीं भेजना है या कि उन पैसों का आपको रेगुलर यूज़ करना है या कि उन पैसों को आपको ईजिली लिक्विडेट करते रहना है, उन पैसों को आपको जल्द से जल्द अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या कि फिर जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें यूज़ करना है, तो नो डाउट उस पैसे का आपके बैंक अकाउंट में होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ईजी हो जाता है और ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। क्योंकि बैंक अकाउंट में जैसे ही आप पैसों को रखते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है और साथ में बैंक आपके पैसों के लिए सेफ कीपिंग का भी काम करती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कि इकोनॉमिक्स में बैंकिंग का होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में बैंक का एक अच्छा खासा बड़ा रोल है और बिना बैंकिंग के हम इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ों की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम समझते ये हैं कि बैंकिंग आखिर है क्या, बैंक क्या चीज़ है और बैंक किस तरह की, आप बोल सकते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है या कि फिर किस तरह की एंटिटी है। तो बैंक को समझने के लिए सीधा सा हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सालों पहले चल सकते हैं, जैसा पहले हुआ करता था, पूरे विश्व में हुआ करता था। पहले का सिनारियो बैंक का ये था कि जो भी बड़े दुकानदार हुआ करते थे या कि जो बड़े व्यापारी हुआ करते थे या कि जो भी साहूकार हुआ करते थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लेन देन का हुआ करता था, पहले इस तरह से कैश नहीं चला करता था, पहले इस तरह से कोई एक मुद्रा स्थापित नहीं की गई थी, नहीं बनाई गई थी। उस समय पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज या कि फिर आप बोल सकते हैं एशिया में भी ऐसा हुआ करता था। पहले क्या चला करता था, अनाजों का लेन देन, ग्रेन्स, जो भी अनाज हम खाते हैं उनका लेन देन हुआ करता था। मतलब बड़े साहूकार, बड़े व्यापारी या कि फिर जो बहुत बड़े स्तर पे व्यापार करने वाले हैं, विश्व में उनका व्यापार चलता था, उन लोग क्या करते थे, ग्रेन्स को एज अ लोन पब्लिक को प्रोवाइड करते थे या कि किसानों को प्रोवाइड करते थे या कि उन्हें प्रोवाइड करते थे जिन्हें भी उन ग्रेन्स की, उन अनाजों की ज़रूरत हुआ करती थी। क्योंकि बिना अनाज के उस टाइम पे स्थितियाँ और ख़राब हो सकती थी। बिना अनाज के हो सकता है किसी का पेट न चल पाए, कोई खा पी ना पाए या कि फिर फसलों का उत्पादन न किया जा सके, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस टाइम पे क्या था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज था। आज के जैसा मनी टू गुड्स या कि फिर मनी टू मनी एक्सचेंज पहले नहीं हुआ करता था। तो पहले क्या था, गुड्स एक्सचेंज हुआ करता था और अनाज के बदले अनाज लेने का प्रावधान था। और पहले के जो छोटे छोटे बैंकर्स थे, मीन्स जो भी ये साहूकार थे, दुकानदार थे, ये लोन के तौर पे अनाज उधार दिया करते थे और कुछ समय के बाद या कि एक सीजन या 2 सीजन के बाद अपने उसी अनाज को वापस लिया करते थे उन्हीं किसानों से। लेकिन साथ में, जैसा आज की डेट पे हम मनी के साथ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं या कि चार्ज करते हैं, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले अनाज के साथ अगर उन्होंने 100 क्विंटल अनाज दिया है तो वापस जो अनाज आएगा वो 100 क्विंटल से ज़्यादा होगा, उनके अभिलेखों के आधार पे, मतलब कि उन्होंने जो भी एग्रीमेंट किया रहा होगा उसके आधार पे। या कि दूसरा ऑप्शन ये रखते थे कि आपके पास अनाज नहीं है, आप अनाज ले लो, लेकिन इस अनाज के बदले में मुझे कोई भूमि या कि मुझे आपकी कोई ऐसी कीमती चीज़ दे दो जिससे मैं फिर से अनाज खरीद लूँ और फिर से मेरा काम चलता रहे और आपका अपना काम चलता रहे। समय धीरे धीरे करके बदला और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि ये जो छोटे छोटे बैंकर थे, मतलब जो छोटे छोटे साहूकार थे, इन्होंने अपने आप को और अपने व्यापार को एक बड़े रूप में स्थापित किया और धीरे धीरे इन्होंने उस टाइम पे धीरे धीरे मुद्राओं का भी बोल सकते हैं आपकी स्थापना हो चुकी थी और उसके बाद इन्होंने बैंक को एक बड़े स्तर पर ले जाना शुरू किया। उस टाइम पे कुछ समय के बाद ऐसा समय आया कि लोग जो भी साहूकार हुआ करते थे या कि जो भी उधारदाता हुआ करते थे, मीन्स जो भी लेंडर्स हुआ करते थे, वो मंदिरों में बेस्ड ऑन टेम्पल्स ऐसा कुछ
मिलता है हमें हिस्ट्री में जाने पे बैंकिंग में। वहाँ पे वो मंदिरों पे आके और जो भी जिन्हें भी ज़रूरत हुआ करती थी उन्हें लोन प्रोवाइड किया करते थे और अपना एक एग्रीमेंट साथ में लेके चलते थे। इसका भी एक दौर आया। इसके बाद फिर ऐसा दौर आया कि धीरे 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 करके इटली ने अपने आप को एक बहुत ही बड़े स्तर पे स्थापित किया बैंकिंग के क्षेत्र में, और इन्होंने काफ़ी रिवोल्यूशन लेके आए। इनका एक बैंक था जिसका नाम मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, मेडिकी बैंक। इस मेडिकी बैंक ने काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन लाया अपने बैंकिंग के क्षेत्र में, और इस बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन लाने के साथ साथ इन्होंने पैसे के लेन देन को, मुद्राओं के लेन देन को काफ़ी बढ़ावा दिया, और अपने इस व्यापार को, अपने इस क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी वाइड किया, काफ़ी बड़ा किया, काफ़ी ब्रॉड वे में लेके गए। और ये सिर्फ और सिर्फ इटली बस में नहीं, इन्होंने पूरे यूरोप कंट्रीज़ में और फिर धीरे धीरे विश्व में अपने आप को बढ़ाने लगे। जब हम बात करते हैं कुछ लेटेस्ट इरा की, मतलब कि कुछ सालों पहले की, उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, लेकिन साथ में जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे आई, मीन्स कंप्यूटर का क्षेत्र आगे आया, कम्युनिकेशन इंटरनेट आगे आया, इसके साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव हुए, काफ़ी नाटकीय बदलाव हुए। ऐसे ऐसे बदलाव हुए कि बैंकिंग पहले एक छोटे स्तर पे की जाती थी, इनके आने के बाद बैंकिंग को एक काफ़ी बड़ा एरिया मिल गया और इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये जो बैंक्स थे वो एक ही जगह में प्लेसेस थे, मतलब एक ही जगह में बैठ के ये बहुत सारी चीज़ों को कर सकते थे, बहुत सारे कंज्यूमर से, कस्टमर से अपने जुड़ सकते थे, और इनके जो भी खाता धारक हुए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुतायत मात्रा में हो गए। मतलब अमेरिका का कोई आदमी अगर भारत में बैठा है, वो भी अपने इंटरनेट के माध्यम से, अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से जो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ का भी वो काम देख सकता है, और वो अपने पर्टिकुलर बैंक का भी काम देख सकता है। वहाँ का जो भी वो ट्रांसफ़र करना चाहे, कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहे, वो एक ही जगह पे बैठ के कर सकता है। तो इस तरह की सुविधाओं का प्रभाव बढ़ा। इस तरह से जो बैंकिंग सेक्टर है वो इंटरनेट और कंप्यूटर के आने के बाद, सेक्टर में शामिल होने के बाद, एक काफ़ी बड़े स्तर पे हो गया। 2007 और 8, हो सकता है आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन दुनिया 2007 और 8 को बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़े क्राइसिस के बारे में जानती है। लेहमन ब्रदर्स करके बैंक थे जो कि फॉरेनर बैंक है हमारे लिए। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें प्रस्तुत की जो काफ़ी नाटकीय लगी, या कि फिर आप बोल सकते हैं जो कि काफ़ी विचित्र थी। लोगों ने बहुतायत मात्रा में लोन लेके रखे थे। उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी अपनी बैंक के पास मोर्गेज की थी, उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, या कि उनका जो वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन के टाइम पे उनकी वैल्यूज़ को ज़्यादा दिखाया गया था। तो इस तरह की समस्याओं की वजह से लेहमन ब्रदर्स बैंक डूब जाता है, और ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी आफत खड़ा कर देता है। और हम आप सभी जानते हैं अमेरिका आज की डेट पे, जहाँ पे हमारा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो पूरे विश्व का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अमेरिका में, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो भी बैंकिंग के क्षेत्र में होती हैं, जहाँ पे लोगों का भरोसा टूटता है, जहाँ पे लोगों के पैसे डूब जाते हैं और वो बैंक पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है। उस दिवालियेपन के कारण पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी छा जाती है, और उस आर्थिक मंदी को, उससे उबरने के लिए विश्व को कई साल लग जाते हैं। तो इस तरह से भी गतिविधियां हुई हैं बैंकिंग क्षेत्र में, जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली रही हैं, और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी रही हैं। आइए हम समझते हैं, हमने ये समझा कि अभी तक हिस्ट्री में बैंकिंग में क्या क्या हुआ। अब आइए हम ये समझते हैं बैंक होता क्या है, या कि फिर बैंकिंग है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, इसे हम सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं। बैंक एक ऐसी एंटिटी है, या कि फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, या कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, आर्थिक लेन देन का हिसाब रखता है, लोगों से पैसे लेता है, और लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ने पे पैसे देता है उधार के तौर पे, और उन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये सारी चीज़ें बैंकों की शर्तों पर की जाती हैं, ना कि लोगों की शर्तों पर की जाती हैं। इसीलिए जो आपका सब्जेक्ट है, आपने ध्यान दिया होगा, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ कानूनी नियम बनाए गए हैं, और इनकी प्रैक्टिसेस भी सेम उसी के अकॉर्डिंग की जाती हैं और चलती रहती हैं। तो हमने क्या समझा बैंक का अर्थ। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इट इज अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accept money from the people, from the public, and lends money towards the
people who are interested to take that money and are ready to pay interest on behalf of that money. तो ये है बैंक। अब हम आइए समझते हैं कि बैंक की परिभाषा हमने समझ ली, बैंक का अर्थ हमने समझ लिया। बैंक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो जहाँ भी इम्पोर्टेंस की बात आती है तो वहाँ पे सीधा सीधा अगर हम बैंक को ना जाने या कि बैंक जैसी कोई भी इंटिटी हमारे बीच ना हो तो क्या होगा। तो हमने आपको थोड़ा सा एज्यूम कराया था कुछ देर पहले, अगर बैंक नहीं होगा तो आप अपने ही पैसों को कहाँ रखोगे? आपके पास बहुत सारा गोल्ड है, हो सकता है कि आप इंडिविजुअल तौर पे रहना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन आपके पास गोल्ड बहुत आयत में है, उसको आप घर पे भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, या कि आपके मन में हिडक है कि उसको रखने पे हो सकता है चोरी हो जाए या कि वो सुरक्षित ना रहे, ठीक है, उसकी वैल्यू बेहतर ना रहे, जो भी कारण हो, तो आप क्या चाहते हैं कि उसको आप बैंक में रख दें। बैंक में आप उसको रख सकते हैं, वो आपके लिए सेफ कीपिंग का भी काम करता है बैंक। तो आप अपने पैसों को बैंक में रख सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज को भी आप रख सकते हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को भी बैंक में रख सकते हैं। बैंक लॉकर्स का आप यूज करके उसके लिए कुछ आप बोल सकते हैं नॉमिनल चार्जेस पे कर सकते हैं साल भर में, और उस फायदे के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों का आप बैंक के साथ लाभ ले सकते हैं। बैंक एक एंटिटी के तौर पे आपके साथ जुड़ता है और एक व्यक्ति के तौर पे आपके साथ जुड़ते हुए आपको बहुत सारी सेवाएं देता है, आपको बहुत सारे लाभ देता है और साथ में वो पैसों का लेन देन करता है। तो ये है बैंक। बैंक यदि नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान होंगे। अपने पैसों को हम कहाँ रखेंगे, अपनी सिक्योरिटीज़ को हम कहाँ रखेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ रखेंगे, या कि जो भी लीगल पेपर्स हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए बैंक है। बैंक सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम नहीं करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए इतना काम करे। बैंक के कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कृषि कार्य, एग्रीकल्चरल वर्क के डेवलपमेंट के लिए भी होते हैं। बैंक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए भी काम करता है, क्योंकि बैंक उन सभी लोगों को लोन्स प्रोवाइड करता है जो एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जो बेहतर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो बेहतर आप बोल सकते हैं कॉमर्स के फील्ड में भी कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं। मान के चलिए कोई एक अच्छा ट्रेडर है जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, उसके पास अकाउंट नहीं है जिसमें उसे डेली बेसिस पे 50 लाख रुपए या कि 1 करोड़ रुपए चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो कहाँ जाएगा और वो अपने ही रखे हुए पैसों को कैसे इन्वेस्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आज की डेट पे लाइव हो चुका है, आप थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द कंप्यूटर, आप कहीं पे भी बैठ कर उसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने पैसों को आप लगा सकते हैं। वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या कि फिर एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, उसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और पैसों को आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन पैसों को आप विड्रॉ कर सकते हैं, उन पैसों को आप फिर अगेन उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको आप सही यूज़ कर सकते हैं। तो बैंक की भूमिका हमारे देश के लिए या कि फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट बैंक्स हम बहुत सारी चीज़ों में रुक जाएंगे, या कि आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में यदि बैंक ना हो, यदि बैंकों की भूमिका ना हो, तो नो डाउट कोई भी देश परेशान ही रहेगा, वो बेहतर काम नहीं कर पाएगा, या कि आर्थिक क्षेत्र में उसे ना तो बेहतर लाभ मिलेगा या कि ना बेहतर एक ग्रोथ मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए बैंक आवश्यक है। बैंकिंग लॉज क्या होते हैं? जहां पे भी बात कानून की आती है, मतलब कि कोई भी नियम, लॉ, तो वहां पे चीजें सीधा सीधा ऐसे समझी जा सकती हैं कि कोई भी देश है वहां पे अगर बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है, बैंकिंग वहां पे हो रही है, तो नो डाउट उस देश में उस बैंकिंग को या कि फिर बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी एजेंसी या कि कोई ना कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है जो उन सभी बैंक्स को और बैंकिंग एक्टिविटीज़ को, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए और उन्हें सही गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए है। लाइक इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
आरबीआई जो इंडिया में सभी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस देने के लिए स्थापित किया गया था, जो भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था। आरबीआई का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम होता है, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम बोल रहे हैं, वो आरबीआई के लिए पर्टिकुलर बहुत बड़ा काम है और आरबीआई उसको उसी लेवल पे उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ करता है, स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को फॉलो करवाता है बैंक से। अदरवाइज उन बैंक्स को उनके लाइसेंस को सील कर देता है और उन्हें बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने से रोक देता है। आरबीआई क्या क्या करता है और आरबीआई का जो भी एक्टिविटी है उसका जो बोल सकते हैं आप कि नेशनल इकोनॉमिकल पॉलिसीज में क्या क्या रोल होता है, ये थोड़ी सी समझते हैं। आरबीआई किसी भी बैंक के लेन देन को देखता है। आरबीआई जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि बाजार से कितना पैसा आ रहा है, बाजार में कितने पैसे की आवश्यकता है, आरबीआई एक अजम्पशन करता है, आरबीआई एक कैलकुलेशन करता है। उन कैलकुलेशंस के बेस पे जो पैसा आ रहा है और जो पैसा बाजार से लिया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के हिसाब से आरबीआई अपना काम करता रहता है। आप सुनते होंगे हर तिमाही में आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट या कि कुछ कम कर दिए या कि कुछ बढ़ा दिए या कि कंस्टेंट रखे, सेम रखे हैं, ताकि वो अगले समय के लिए वो फिर से चेंजेस ला सके या कि कुछ ना कुछ पॉलिसीज में चेंजेस कर सके। इसका असर क्या होता है या कि वो क्यों करता है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। जब भी लोग अपने पैसों को बाजार में नहीं लगाते हैं या कि लोग अपने पैसों को सेविंग्स के तौर पर रखते हैं, तो आरबीआई क्या करता है, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करें कहीं ना कहीं, उनको सेविंग अकाउंट में रखने की अपेक्षा। आप पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, आपको काफ़ी लोअर इंटरेस्ट मिलता है। तो आरबीआई या कि फिर देश की अर्थव्यवस्था चाहती है कि आप अपने पैसों का सही जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें या कि आप कुछ ना कुछ खरीदें या कि आप कहीं ना कहीं पैसों को इन्वेस्ट करें जहाँ भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो आपके पैसों को प्रमोट नहीं कर रहा है कि आप अपने पैसों को सेविंग अकाउंट्स में रखें। जब भी इनके रेट्स बढ़ते हैं, इट मीन्स बाजार में पैसा पर्याप्त है, आप अपने पैसों को सेव करना शुरू करें। कहाँ पे? सेविंग अकाउंट्स में। तो इसका सीधा सीधा एक लॉजिक है जो आरबीआई समय समय पर इसको कंट्रोल करता है और समय समय पर इसमें वो चेंजेस लाता है। आरबीआई यदि बैंक्स को कंट्रोल करता है तो क्या क्या चीज़ें वो कंट्रोल करता है? बैंक्स के लोन्स को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो भी हम पैसों को बैंक्स में रखते हैं किस तरीके से रखते हैं। कैश हम एक दिन में 50,000 जमा कर सकते हैं या कि 10 लाख जमा कर सकते हैं। बैंक्स क्यों बोलते हैं कि आप एक दिन में इतना ही पैसा जमा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। हो सकता है हमने कहीं से चोरी की है और उन पैसों को हम बैंक लेके जाते हैं, तो बैंक ने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, उन पैसों को वो जमा नहीं कराएगा। क्योंकि जब भी कोई वाइट मनी होती है, कोई सही तरीके से कमाई गई धनराशि होती है, तो वो हमारे पास अचानक से बहुतायत में नहीं आती है, वो हमारे पास आराम से आती है, धीरे धीरे आती है। बिजनेस अकाउंट्स को छोड़ के, मीन्स जो करंट अकाउंट्स हैं उनको छोड़ के, जो भी सेविंग अकाउंट्स हैं उनके लिए जब भी हम ज़्यादा मनी बैंक में लेके जाते हैं जमा करने के लिए, उस टाइम पे बैंक क्या करता है, हमसे आर्गूमेंट्स करता है कि आप इतने पैसे क्यों लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं, कैसे लेके आए हैं, और आप इन पैसों को खाते में नहीं जमा कर सकते। मतलब कि आपकी इंट्राडे जो डिपॉजिट की एक लिमिट है वो क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में है, मीन्स 50,000 या कि जो भी इस समय पे चल रही है। इसको भी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। एक दिन में आप इतने से ज़्यादा पैसा अपने ही खाते से नहीं निकाल सकते हैं। हो सकता है आपका जो पर्पस है, पर्पस ऑफ विड्रॉइंग द मनी, वो क्या हो सकता है, फ्रूटफुल नहीं हो सकता है, वो क्या हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। इसलिए आरबीआई इन चीज़ों को भी कंट्रोल करती है। मतलब पैसे के लेन और देन, मीन्स डिपॉजिट एंड विड्रॉल, दोनों पे आरबीआई कंट्रोल करना चाहती है। इसका दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि आरबीआई चाहती है कि जो भी बैंक्स हैं उनके पास अचानक से पैसे ना तो खत्म हो और ना ही अचानक से पैसे बहुतायत में आ जाए। और ये पैसे खत्म कैसे होंगे? पब्लिक यूज करेगी। ये पैसे आएंगे कहाँ से? पब्लिक ही जमा करेगी। तो पब्लिक के ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली चलाने के लिए वो क्या करती है, बैंक्स के ट्रांजेक्शन को, मीन्स बैंक को रेगुलेट करती है और बैंक को बोलती है आपको थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करने हैं और आपको थोड़े थोड़े पैसे ही विड्रॉ करवाने हैं पब्लिक से। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं,
आप अपने सारे पैसों को ऑनलाइन मीन्स अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट आप रिसीव भी कर सकते हैं ट्रांसफर्स के थ्रू, लेकिन इन कैश आपको क्या है, लिमिटेशंस हैं। सेम इसी तरह से लोन्स के लिए हैं। लोन्स में क्या है, आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, बैंक हमेशा आपसे कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज को मोर्टगेज करवाने की बात कहता है। मतलब आपको 10 लाख रुपए बैंक से चाहिए, आपके पास कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो 10 लाख की अमाउंट से ज़्यादा की हो, ताकि बैंक अगर कभी भी अपने सेफर साइड में चलता है तो वो कभी भी अगर उसको कुछ नुकसान होता है या कि उसको कुछ शंका होती है कि पर्टिकुलर जो भी पार्टी है कि पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति है जिसने हमसे लोन लिया है, उस लोन को अगर वो नहीं चुका पाता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल आउट करके बैंक अपना पूरा पैसा वसूल लेती है और जो भी अपनी समस्याएं हैं उनको वो समाप्त कर सकती है। तो लोन के लिए भी पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं, नियम ऐसे बनाए गए हैं और इन नियमों को सख्त बनाया गया है। वो भी किसकी बदौलत, आरबीआई ने ये सारी चीज़ें बैंकों को गाइडलाइंस दी हैं कि आपको ऐसा ही करना है और आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमने बात की अभी तक कैश की, डिपॉजिट्स और विड्रॉल की, हमने बात की रेट ऑफ इंटरेस्ट की, हमने बात की अभी लोन्स की। और क्या आता है बैंक्स के थ्रू, जो बैंक काम करता है और आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। बैंक में आप जो भी चीज़ें रखते हैं उसकी जानकारी आपके और बैंक के मध्य होती है। जो लॉकर सुविधा आप रखते हैं वो सारी चीज़ें, उसके लिए आप बैंक्स को पे करते हैं और बैंक आपकी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रदान करता है, वो उसको क्या करता है, सिक्योर करके रखता है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो बैंक करता है, बैंक लेटर्स से रिलेटेड मीन्स कोई भी ऐसा लेटर जो रिलेटेड टू मनी है उसके लिए भी बैंक्स काम करते हैं। मीन्स यदि हमारे पास मान के चलें एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एक बिजनेस है, जो भी एबीसी बिजनेस है उस बिजनेस में 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन 100 एम्प्लॉयज के लिए हम महीने में एक ही चेक के थ्रू चाहते हैं कि बैंक सभी को पैसे भेज दे। तो बैंक क्या करता है, उस पर्टिकुलर एक ही चेक के थ्रू जो भी हमारे पास 100 या 50 एम्प्लॉयज हैं उनको 1 बाई 1 करके जितनी भी उनकी सैलरी है उनके अकाउंट्स में हमारे इंस्ट्रक्शंस पे, हमारे इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स पे वो क्या करती है, हमारे अकाउंट से डेबिट करके और एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में क्रेडिट करती है। तो ये जो एक लेंदी प्रक्रिया है सैलरी ट्रांसफ़र करने की, अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यही काम हम बैंक को दे देते हैं तो वो काम ईजिली बाय द सेम डे कर देता है और एज पर द इंस्ट्रक्शंस करता है। नॉट बिलो देन इंस्ट्रक्शंस, नॉट अबव देन इंस्ट्रक्शंस। जितना हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है उतना ही बैंक काम करता है। तो ये क्या है, बैंक क्या कर रहा है, हमारे लिए एज एन एजेंट काम कर रहा है। मतलब वो क्या है, हमारे लिए एजेंसी भी है। जैसा कस्टमर चाहता है उस तरह की सुविधा कस्टमर को देना ये बैंक का काम है, या कि कस्टमर के बिहाफ पे बैंकिंग लेन देन करना दूसरे बैंक से या कि दूसरे किसी कस्टमर से, ये किसका काम है, बैंक का काम है। मान के चलिए हमारा एक बैंक है पीएनबी, जहाँ पे मान चलिए हमारा खाता है, हमने पीएनबी बैंक को बोला कि हमारा एक पर्टिकुलर चेक है जो कि किसी दूसरी पार्टी ने हमें दिया है, आप इसको हमारे खाते में क्रेडिट करो। तो वो हमसे चेक लेगा, उस चेक को जो भी पार्टी जिसने हमें पैसा दिया है उसके बैंक, मतलब कि उसका अगर बैंक यूबीआई है तो वो चेक कलेक्शन के लिए कहाँ जाएगा, यूबीआई जाएगा। यूबीआई जाने के बाद उस पर्टिकुलर पार्टी से उतने पैसे डिडक्ट होंगे और उतने पैसे पर्टिकुलर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ये क्या है, बैंक ने हमसे चेक लिया, बैंक ने उस चेक को दूसरे बैंक को दिया जहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी का अकाउंट है, वहाँ पे पैसे का कलेक्शन हुआ और हमारा पैसा हमारे खाते में आ गया और उस पार्टी का पैसा उसके खाते से कट गया। तो इस तरह से एजेंसी का भी काम बैंक करता है। बैंक के इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो बैंक करता है। बात करते हैं कुछ काम बैंक ऐसे भी करता है जो यूटिलिटी से रिलेटेड है। लाइक हमें जो भी एक्सचेंज करना है पैसा, बैंक पैसों को एक्सचेंज करने का भी काम करता है। मतलब हो सकता है हमें पैसों को विदेश भेजना हो या कि हमें पैसों को विदेशों से मंगवाना है, तो हम जिनको पैसा भेजना चाहते हैं और जो हमें वापस पैसा भेजना चाहते हैं, हम दोनों उन पर्टिकुलर अकाउंट्स की डिटेल्स को और पर्टिकुलर उस लेटर को प्रिपेयर करके बैंक को दे सकते हैं और बैंक उस एक्सचेंज ऑफ मनी को क्या करता है, प्लेस करता है और पर्टिकुलर टाइम पे उसको
काम करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बैंक करता है, जो बैंक हमारे बिहाफ में करता है, जो बैंक हमारे लिए करता है। इसलिए बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैंक के जितने भी फंक्शंस हैं, सारे के सारे फंक्शंस आरबीआई की गाइडलाइंस पे या कि आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किए जाते हैं। आप सभी ने सुना होगा व्हाट इज केवाईसी। व्हाट इज केवाईसी? केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। जो भी आपका कस्टमर है, जिसका बैंक में खाता है, बैंक का पूरा अधिकार है, उसका पूरा राइट है कि वो अपने कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी रखे। आप कोई भी एक खाता खोलने जाते हो, बैंक कभी भी जल्दबाजी नहीं करता है कि आपका खाता तुरंत खोल दिया जाए। वो चाहता है कि आपका खाता अप्रोप्रिएट टाइम के साथ खोला जाए, अप्रोप्रिएट जो भी उनकी प्रोसेस है, जो भी उनकी प्रक्रिया है, उस माध्यम से ही खोला जाए। उसमें बैंक कभी भी कोई हड़बड़ी नहीं दिखाता है, या कि बैंक को कभी ये नहीं रहता है कि उसके कस्टमर का खाता जल्द से जल्द खोल दिया जाए ताकि उसके कस्टमर्स बढ़ते चले जाएं। नो डाउट बैंक इसके लिए कई एम्प्लॉयज़ हायर कर सकता है, लेकिन खाता खोलने का जो भी काम है वो बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही गौर से करता है, ताकि वो अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से जान पाए, उनकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो प्रॉपर कर पाए। अगर सरकार को ये लगता है कि पर्टिकुलर राम नाम का व्यक्ति जिसका स्टेट बैंक में खाता है, इसने बहुत ही बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी की है, इसके पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, विदेशों से आए हैं, और इन पैसों का उपयोग इन्होंने कुछ गलत कार्यों में किया है, कुछ ऐसे आपराधिक कारणों में किया है जहाँ पे पर्टिकुलर जो भी अपराध हुआ है उसको जगह मिल पाई या कि उसकी संभावना बन पाई। तो उस टाइम पे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को सर्च करेगी, पर्टिकुलर बैंक से बात करेगी, और वहाँ से सारी डिटेल्स मीन्स अकाउंट होल्डर्स की जो भी डिटेल्स है वहाँ से वो कलेक्ट करेगी, और उस अकाउंट होल्डर या कि उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सारी डिटेल पता लगाएगी। वहाँ से आपका कंप्लीट एड्रेस मिलता है, वहाँ से आपका मोबाइल नंबर, वहाँ से आपकी ईमेल आईडी, वहाँ से आपका नाम, आपकी एज क्या है, सारी जानकारी आपके फैमिली के बारे में, वो सारी जानकारी बैंक जुटा के रखता है कि कभी भी इन इमरजेंसी वो किसी को भी प्रोवाइड कर सके इन डिमांड, जब भी वो चीज़ें मांगी जाए। या कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि राम नाम का व्यक्ति इस तरह का विक्टिम है, मतलब वो एक अपराधी है, ठीक है, तो इसकी जो जानकारी है वो हमें दी जाए, तो बैंक को वो सारी जानकारियां कोर्ट को देनी पड़ेंगी। तो इस तरह की जो भी स्थितियां हैं या कि इस तरह के जो भी काम हैं, ये सारी चीज़ें बैंक करता है। अब सोचिए बैंक का काम इतना ज़्यादा रिस्की है, कैश का लेन देन, लोन्स का वैलिडेशन या कि लोन्स को डिसबर्स करना, पब्लिक को देना, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इस तरह के सारे काम होते हैं। तो बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी तत्पर रहता है। वो भी ये सारी चीज़ें किसकी बदौलत करता है, वो आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू करता है। वो आरबीआई जो भी गाइडलाइंस बनाता है बैंक टोटली फॉलो करता है, 100% फॉलो करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर आरबीआई कुछ ना कुछ एक्शंस ले सकता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि बैंक क्या है, आरबीआई क्या है। अब थोड़ा सा आइए समझते हैं ये जो बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस हैं। तो हमने लॉ तो समझ लिया थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिसेस जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन कुछ समय के बाद हमने किया क्या। तो जो हमने कुछ समय के बाद किया वो क्या है, एक्चुअलिटी है, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो क्या है, एक लॉ है, कि वो क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि जो बैंकिंग लॉज और प्रैक्टिसेस हैं, इनमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, इसीलिए ये सारे लॉज बनाए गए हैं और प्रैक्टिसेस के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि आपको पर्टिकुलर इसी स्टैंडर्ड पे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को या कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करना है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो लॉज बनाए गए हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं हमेशा अकॉर्डिंग टू लॉज होती हैं,
लेकिन इन प्रैक्टिसेस में भी कभी कभी कमियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले पीएनबी का आपने एक छोटा घोटाला सुना होगा। एक कोई एंटरप्रेन्योर है, उनके रिगार्डिंग था वो घोटाला। और पीएनबी का जो ये घोटाला था, या कि आप बोल सकते हैं कि जो समस्याएं थी वो क्या थी, ये थी सिर्फ और सिर्फ अनियमितताएं। जो भी पैसों की अनियमितताएं होती हैं, मीन्स की पैसों का लेन देन किस तरह से होना चाहिए, हमने उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया, हमने उस कॉन्सेप्ट को जारी नहीं रखा। हमने क्या किया, कुछ मनमाने तरीके से लेन देन किए, कुछ मनमाने तरीके से हमने रिकॉर्ड्स कीपिंग के तौर पे रखे, हमने उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया और सारी चीज़ों को हमने मैनिपुलेट करने का प्रयास किया। या कि हमने लोन लिया तो जो प्रोसीजर होनी चाहिए थी, जो एक सर्च रिपोर्ट लगाई जानी चाहिए थी, या कि जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस चीज़ को हमने फॉलो नहीं किया। लोन लेने में हमने क्या की, जो हमारी संपत्ति 100 करोड़ की थी उसको हमने 150 करोड़ या 120 करोड़ उसको हमने एज्यूम करके दिखाया। उस संपत्ति को हमने क्या किया, एक्सेस वैल्यूएट कर दिया। मतलब जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू से हमने उसको ज़्यादा दिखा दिया। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कभी कभी कि अगर इस तरह से संपत्तियों को दिखाया जाता है, या कि बैंक इस तरह से संपत्तियों को वैल्यूएट करता है, तो एक टाइम के बाद जब वो व्यक्ति उन लोन्स को नहीं चुकाएगा, उस टाइम के बाद जैसे ही उन संपत्तियों को बेचने का प्रयास किया जाएगा, उन संपत्तियों की जो कीमतें रहेंगी, जो लोन की कीमत है, उस कीमत से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बैंक अपना पूरा पैसा भुना नहीं पाएगा, कलेक्ट नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे बैंक को प्रॉब्लम होगी, और बैंक उस टाइम पे बैंकरप्सी की कंडीशन में जा सकता है, और उस टाइम पे बैंक बर्बाद हो सकता है, परेशान हो सकता है। इन सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ अनियमितताओं को रोकने का काम करने के लिए इन लॉज को बनाया गया है। और जो भी प्रैक्टिसेस का एक स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्ड्स को क्या किया गया है, लॉज के अकॉर्डिंग बनाए रखने, और इन्हें बीच बीच में पैरामीटर्स इनके चेंज करने, या कि इन पैरामीटर्स को अपडेट करते रहने के लिए आरबीआई ने बहुत सारा काम किया है। और आरबीआई बहुत सारे समय से हमारे साथ बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी करती गई है और सारा काम कर रही है। तो इस तरह से आरबीआई काम करता है, इस तरह से बैंक काम करता है। और इस तरह से हमने आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में जो बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस की रही बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, उम्मीद करता हूँ। आपको जो भी क्वेरीज हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस, आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कॉलेज के ग्रुप से, उसमें आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी हम उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। अगली क्लास में हम इंट्रोडक्शन के बाद जो भी अगला चैप्टर है, जो भी अगला टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।